राइट अ गुड आंसर? दूसरों से अलग कैसे लिखें? टॉपर्स अपना आंसर कैसे लिखते हैं? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम ऑन माय चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज मैं आप सबको वो 10 सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी स्टेट पीसीएस का हो, बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे और दूसरों से अलग लिख पाएंगे। गाइस, अगर आपने ये वीडियो खोला है तो आपको इसका 110% फ़ायदा होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपना फ़ायदा लेके जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। टिप नंबर 1, रीड क्वेश्चन 2 टाइम्स थ्रोली। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है, उसे समझना है। इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न कि सबसे पहले क्या होता है कि कई बार जो हिंदी में क्वेश्चंस आए होते हैं वो ट्रांसलेट किए होते हैं, गूगल ट्रांसलेट किए होते हैं, तो कई बार उसका जो मीनिंग होता है वो एक्चुअल सही मीनिंग नहीं निकलता, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम के बच्चे कुछ और आंसर लिख देते हैं और उसके बाद उनकी गलत मार्किंग भी हो जाती है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं या हिंदी मीडियम के, आपको क्वेश्चन दोनों में रीड करना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के तो एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर ले कि जो वर्ड है उसका मीनिंग सही दिया हुआ है कि नहीं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम में भी रीड कर लें, जिससे अब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें ये आता है और हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ा लिखने के बाद हम समझ नहीं पाते कि अब हमें क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए। इसलिए पहले क्वेश्चन को रीड करें, उसका एक स्ट्रक्चर बनाएं अपने माइंड में या रफ में, पीछे एक स्ट्रक्चर बना लें कि मुझे इसके बॉडी में, कंक्लूजन में क्या क्या डालना है, उसके बाद ही आंसर लिखें। मतलब 2 बार या 3 बार क्वेश्चन को रीड करना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रीड करना है, उसका स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाना है और उसके बाद उसे अटेम्प्ट करना है, ना कि डायरेक्टली। सेकेंड टिप है टिप नंबर 2। हर टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगली टिप उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेकेंड टिप है इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि जो आप आंसर लिखते हैं, ये सबको पता है कि इंट्रो होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर होता है हर आंसर का। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो वो स्ट्रक्चर नहीं होता, ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंट्रो आपको बताता है कि आपकी कितनी नॉलेज है, इंट्रो आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको संक्षिप्त में, यानी कि बोले तो शॉर्ट में लिखना है, पर अच्छा आंसर लिखना है। तो आपका जो इंट्रो है वो 2 से 4 लाइन का होना चाहिए। बहुत बड़ा इंट्रो नहीं देना और इंट्रो में कहानी भी नहीं लिखनी। इंट्रो में आपको 2 से 4 लाइन में लिखना है और आप उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वैल्यूज़ होने चाहिए। इसके लिए एक आपको मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप इंडिया में राइस प्रोडक्शन पे कोई क्वेश्चन आया है, चावल की खेती पे, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोड्यूसिंग 155.682 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम आफ्टर चाइना विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन। मतलब एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आंसर स्टार्ट करेंगे। अब इसमें 3 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक लिख देगा सीधा आंसर कि वो इंट्रो स्टार्ट कर सकता है कि भारत अधिक चावल की खेती करने वालों, उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। दूसरा लिखेगा भारत विश्व में दूसरे नंबर पर चावल के उत्पादन करने में से एक है। तीसरा इस तरीके से लिखेगा कि पर ईयर इतना प्रोडक्शन किया जाता है, और साथ ही में उसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टैटिक्स रिपोर्ट, मतलब कि ये एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार या किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत का उत्पादन इतना है। तो वो आंसर एक वैल्यूएबल आंसर, कि आपको नॉलेज भी है, आपने 2 लाइन में इंट्रो में एक वैल्यूएबल पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया और आपकी नॉलेज भी दिख गई और आपको कितना अच्छे से पता है वो भी पता चल गया। जैसे कोई डिबेट होती है, बोलते हैं कि आप संक्षिप्त में बताइए, मतलब आपको शॉर्ट में बट अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आती है टिप नंबर 3। टिप नंबर 3, यूज ऑफ इंडिया मैप टू लोकेट साइट्स। आपको मैप बनाना, इंडिया का मैप बनाना तो आना ही चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे टिप्स बताते हैं कि आप कितनी जल्दी, फटाफट 5 मिनट में, 2 सेकंड में आप किस तरीके से इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पूरा स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होना चाहिए, पर ठीक ठाक बना लेना आना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई साइट दिखानी है, तो आप इस तरीके से मैप ड्रॉ कर लें और साइट 1, 2, 3 उसको इंडिकेट कर दे और बता दे। इससे आपका समय भी बचेगा और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको उसका जोग्राफिकल एरिया भी पता है और कंटेंट भी। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर वैल्यूएबल बनेगा, दूसरों से अलग बनेगा। इसके साथ ही आप मैप, अगर आप पूरा नहीं बना पा रहे हैं, टाइम नहीं है, आपको साउथ का पार्ट दिखाना है, तो इस तरीके से कुछ ड्रॉ करके और यहाँ पे आप
लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का मैप प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारी जगह आपको नॉर्थ ईस्ट बनाना पड़ता है, तो सिर्फ उतना मैप बना दें। इसके साथ ही आप कर सकते हैं, अगर आप वो भी नहीं चाहते तो इस तरीके से बना दें और इसको बता दें कि ये भारत का ये वाला पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये ईस्ट वेस्ट पार्ट है। तो इस तरीके से बना के भी आप लोकेट कर सकते हैं। ये आपके आंसर को क्वालिटी देता है। और आपको जैसे कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपको पूछा कि गुप्ता की साइट में कहाँ कहाँ पे था, या फिर आपसे 1857 का विद्रोह, इसमें पूछ लिया कि वो कौन से एरियाज थे जहाँ पे ज़्यादा हुआ था, तो आप फटाफट से मैप बनाएंगे और लोकेट कर देंगे कि हाँ ये पॉइंट्स थे, मैसूर वगैरह, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये 1857 का रिवॉल्ट इस एरिया में ज़्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर को वैल्यू भी मिल जाती है और टाइम भी बचता है। इसके बाद आती है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑन यूपीएससी सीट स्पेसिमेन। मतलब आपको चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है उस पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे आंसर घर पे लिखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो वो लाइंस वाली कॉपी में लिखते हैं, और जब वो प्लेन शीट में लिखने जाते हैं तो उनका आंसर उतना अच्छा नहीं रिप्रेजेंट हो पाता। दूसरा ये होता है कि उसका जो एरिया, सरफेस एरिया, लेंथ ब्रेथ होती है, वो भी घर पे अगर आप प्लेन शीट पे लिख रहे हैं तो अलग है, एग्जामिनर में अलग है। यूपीएससी आपको एक बुकलेट देती है, उसमें जितने पेज हैं उसी में आपको आंसर लिखना पड़ता है। स्कूल की तरह आपको बार बार शीट्स नहीं दी जाती हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में आपको किस तरीके से लिखना है आपको पता होना चाहिए। आपको 150 वर्ड बोला है तो आपको उतने में ही आंसर लिखना और उतने स्पेस में लिखना आना चाहिए। अपनी बात को कम शब्दों में अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यूपीएससी का जो फॉर्मेट है इसका डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, उसके फोटोकॉपी करवा लें, या फिर आप इसका लेंथ और ब्रेथ मेज़र कर लें और अपनी प्लेन शीट्स पे स्केल से लाइन खींच के और उतने वर्ड्स में वैसे ही आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि जब आप मेंस में लिखने जाएंगे तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे इंट्रो इतने में लिखना है, मेंस बॉडी इतने में लिखना है, कंक्लूजन इतने में लिखना है, आपको आइडिया होगा। डायरेक्ट आप लिखने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिस में होती है वही आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप ये चाहें तो ये अमेज़ॉन पे भी मिलते हैं, इसका पूरा बुकलेट बना के, कॉपी बना के वहाँ से ले सकते हैं, या स्केल से खींच के भी बना सकते हैं। टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 5 है यूज़ ऑफ ग्राफ एंड ट्री डायग्राम। ग्राफ क्या है कि यही आपको एक दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाता है। अगर आप पूछें कि राइस का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन, तो एक अनएजुकेटेड पर्सन भी बता देगा कि हाँ भाई इंडिया में राइस का, वीट का, शुगर केन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। एक अनएजुकेटेड एक किसान भी बता देगा कि हाँ भाई ये यूपी में, बिहार में, यहाँ पे इस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। आप उससे कैसे अलग हैं? आप उससे तब अलग हैं जब आप स्टैट्स बताते हैं, दैट 25,000 इतना, आप बिल्कुल पर्टिकुलर वैल्यू बताते हैं, तब आप थोड़ा डिफरेंट हैं, एजुकेटेड हैं। तो आपको वो स्टैट्स एंड फिगर्स का अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है जहाँ पे पॉसिबल है। लाइक आप कोई रिपोर्ट या वैल्यू की बात कर रहे हैं और आपको इंडिया, चाइना, यूएस 3 का डाटा पता है, ज़्यादा का नहीं, तो आप 3 का इस तरीके से बार डायग्राम बना दें। ठीक है, इस तरीके से मैप बना दें, फिगर्स बना दें। तो इसको क्या कहते हैं, बार डायग्राम, फिगर चार्ट्स। ठीक है, इस तरीके से इंडिकेट कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपके आंसर को ये वैल्यू देता है। दूसरा होता है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम क्या होता है, ये हर किसी का अपना होता है। जैसे कि आपने बोला कि ये रीज़न है, इसके 3 रीजन्स हैं, फिर 3 रीज़न के सम पॉइंट्स हैं, तो इसको हम डायग्राम से बोलते हैं लिखने का। या फिर क्या किया कि इस तरीके से बना दिया, ये पॉइंट है इसका, ये और अलग अलग उसके पॉइंट्स, सब पॉइंट्स लिख दिए। तो ये हर किसी का अलग अलग तरीका होता है कि आप किस तरीके से ट्री डायग्राम बनाते हैं, वो आपका प्रैक्टिस करते करते निखर के आता है। आप डायरेक्ट जाएंगे और बोलेंगे कि मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ और मैं बना लूँगा, तो नहीं बना पाएंगे। आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्ज़ाम में आपको आएगा कि आप कैसे ट्री डायग्राम बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, यूज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर आंसर।
अपने आंसर को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जो आंसर आप लिख रहे हैं उसमें भी आपको फैक्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स ही आपके आंसर को एनरिच करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीति आयोग दैट रिपोर्ट एज पर WHO रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट करता है जल संसाधन को लेकर, उसमें अलग अलग रैंकिंग दी जाती हैं सफाई को लेकर पूरे स्टेट्स में। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर इस पर कोई प्रश्न आया है तो आप लिख सकते हैं कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जनरेट की थी, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से रैंकिंग की जाती है। या कोई हेल्थ इशू पे क्वेश्चन आया है तो उस पर आप लिख सकते हैं कि WHO ने ये रिपोर्ट जनरेट की थी जिसमें ये फैक्टर्स इंडिकेट किए गए थे। तो उस तरीके से जब आंसर की शुरुआत करते हैं या इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखते हैं, रिपोर्ट का भी नाम लिखते हैं, तो उससे आपका पता चलता है कि हाँ आपको नॉलेज भी है और आपको सारे एरिया में नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिगर्स बनानी भी हैं, मतलब बार ग्राफ और वैल्यूज़ यूज़ भी करनी है, फैक्ट्स यूज़ करने हैं। आपको फैक्ट्स रटने नहीं है, क्योंकि जब आप जीके करते हैं तो आपको पता होता है कि बहुत सारी, जब जनरल नॉलेज पढ़ रहे होते हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के नाम और इंडिया की रैंकिंग तो पता ही होती है, तो उसको बस लिखना है आपको। इसके बाद टिप नंबर 7, आंसर हेडिंग रिलेटेड टू क्वेश्चन। जब आप आंसर लिखते हैं तो उसके कुछ सब हेडिंग्स बनाते हैं या फिर कुछ हेडिंग्स लिखते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स लिखते हैं। तो जो आप हेडिंग या सब हेडिंग बना रहे हैं वो रिलेटेड टू क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के इर्द गिर्द आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन में आम पूछा और आप हेडिंग्स इमली की बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है कि जलवायु या मानसून परिवर्तन के बारे में पूछा हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं कि हाँ मानसून क्या है, इसके प्रकार। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये नहीं बिल्कुल डिफरेंट ही हेडिंग बना दी तो वो थोड़ा अलग इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी है कि अगर जब आप आंसर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ अलग सा वर्ड यूज़ किया है, थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज़ किया है, तो क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं कोशिश करें कि उन वर्ड्स को अपने आंसर में बार बार इस्तेमाल करें। इससे जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है तो उसको दिखता है हाँ क्वेश्चन में जो वर्ड है आप उसको यूज़ करके आंसर लिख रहे हैं। हो सकता है आपको उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, पर आप उस वर्ड को यूज़ करेंगे अच्छे से, उसको सब पॉइंट्स अच्छे से बनाएंगे तो भी आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। इसके बाद है टिप नंबर 8, यूज सेकेंड ARC रिपोर्ट टू कंक्लूड योर आंसर और टू स्टार्ट। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई टॉपर्स के इंटरव्यू अगर आपने देखे होंगे तो इसके बारे में लोग बात करते हैं, ज़्यादा इसके बारे में लोग नहीं बताते। जो लोग पढ़ते हैं वही बताते हैं सिर्फ। सेकंड ARC की रिपोर्ट, जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो सेकंड ARC की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यानी प्रशासनिक किस तरीके से प्रशासन चलाना चाहिए, इस पर द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें 15 रिपोर्ट्स हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। सारी तो नहीं पर आपको 5 से 6 रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी होती हैं, और उसको पढ़ने के बाद जब आप मेंस में जाते हैं तो उसमें से कुछ डाटा या फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो कंक्लूजन्स दिए गए थे, उसमें जो इकोनॉमिक्स ने जो जो बातें की थी उनका नाम लिख सकते हैं, उस कमेटी का नाम लिख सकते हैं जिसने कुछ राय दी है, कुछ कंक्लूड किया गया है, मनरेगा के बारे में क्या क्या कहा गया है, उन के बारे में लिख सकते हैं। जब आप इसका यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि हाँ आप प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको प्रशासन के लिए जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में पता है और आप लिख रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताता, बहुत सारे टॉपर्स भी नहीं बताते हैं इसके बारे में, सेकेंड ARC रिपोर्ट के बारे में। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं, टिप नंबर 9, स्टार्ट प्रैक्टिस डेली 2 क्वेश्चन। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको डेली कम से कम 2 क्वेश्चन लिखना चाहिए। एक स्टैटिक से, आपने हिस्ट्री पॉलिटी जो भी पढ़ा है स्टैटिक से 1 क्वेश्चन लिखें, और एक जीके से लिखें, यानी आप जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन लिखें। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आप लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखूं, क्या बॉडी, क्या कंक्लूजन, लेकिन आपने जो भी पढ़ा उसको भले एक पैराग्राफ की तरह लिखें, पर लिखें 100 200 जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखें। धीरे धीरे आप आंसर को स्ट्रक्चर करना सीखेंगे, उसके बाद फैक्ट्स एंड वैल्यू यूज़ करना। अगर आप सोचेंगे कि मैं पहली बार में 100% बहुत अच्छा आंसर लिख सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। पहले दिन पे कोई परफेक्ट आंसर, इतनी सारी चीज़ें याद ही नहीं होती। तो ये प्रैक्टिस करनी होगी डेली 2 क्वेश्चन की, क्योंकि एग्जामिनर में मिलते हैं 3 घंटे, हर क्वेश्चन के लिए 7 से 8 मिनट मिलता है। उसमें आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ना भी है, क्वेश्चन को स्ट्रक्चर भी करना है और लिखना भी है। और अगर आपने सोचा कि मैं एक आंसर को बहुत अच्छा लिख दूं, तो आपका एक आंसर पे आपने 10 मिनट लगा दिया, बाकी के 5 क्वेश्चन छूट गए, तो उसमें आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में। और बाकी अगर छूट गए तो आप वैसे ही बहुत पहले पीछे छूट जाएंगे लोगों से। तो आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और आपको टाइम लिमिट में का यूज़ करके ही लिखना पड़ेगा, 7 से 8 मिनट में परफेक्ट आंसर। तो जब आप डेली 2 आंसर लिखेंगे और जब मेंस में जाना होगा तो पूरा 3 घंटे का पेपर लिखेंगे,
तभी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो लिख पाएंगे, वरना बहुत सारे बच्चे बहुत नॉलेज है, बहुत तैयारी करते हैं, वो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। टिप नंबर 10, राइट आंसर इन गिवन लिमिट। वही मैंने कहा, अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो भी आप घड़ी देखते रहें, जैसे ही 7 से 8 मिनट आपने दिया है वो हो गया, आप उस आंसर को छोड़ दें। अगर बाद में टाइम बचता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करें, वरना उसे छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्योंकि एक टाइम को आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया एक क्वेश्चन को, तो हो सकता है आगे जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो अगर आप उसको छोड़ के आ जाते हैं तो उसमें मिलेगा 0। पर आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप कोई डायग्राम, कोई फैक्ट्स कुछ तो लिखेंगे, उसके बारे में एक पैरा भी लिखेंगे, हो सकता है एक एक नंबर करके आपको कुछ मार्क्स मिल जाएं। इसलिए आपको पूरा अटेम्प्ट करना होता है, और प्रैक्टिस के टाइम भी आपको आंसर बिल्कुल अच्छे से और टाइम लिमिट में लेना है। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं पे आप कोचिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने एक आंसर लिखा, घर पे कोई देख तो रहा नहीं है, आधे घंटे में लिखा, पूरा डेकोरेट करके लिखा, पर क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम में आप वो लिख ही नहीं पाएंगे, आप उसका इंट्रो ही नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको टाइम लिमिट में। तो ये 10 टिप्स थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये सारे 10 टिप्स समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको ज़रूर से ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। एक यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए स्ट्रेटजी है जो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है। इसमें मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस की आप तैयारी कैसे करेंगे, चाहे आप न्यू स्टार्टर हैं या आप रनर हैं, पहले से मस्त हैं तैयारी में 3-4 साल से, हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे यूपीएससी के लिए पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री के भी वीडियोज़ आते हैं, आप वो भी देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सब जो भी इसको देख रहे हैं उन सबको गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।